क्लास 12 के अकाउंट के सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। एक चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। एडिशन आपके पास नया हो सकता है, क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकती है। आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आप टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज में क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ। समझ रहे? तो आपके पास वो बुक नई हो, पुरानी हो या अदर किसी राइटर की बुक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस करना यह है कि आप टॉपिक को पढ़ें और टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। टॉपिक को समझिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ कर भी क्या करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रही है। समझ रहे हैं? तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके जो क्लास 12 के जितने अकाउंट्स हैं और उससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटेल में मैं आपको सॉल्व करके दूँ। ठीक है, डिटेल में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो हेलो बच्चों, मेरा नाम निशार अहमद है और अकाउंट्स विद निशार में आपका स्वागत है। अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाया उसके प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको आपके सब्जेक्ट के जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं आप उसे जरूर चेक करो। आपको वहां से आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उसे समझाया है। ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो इत्यादि के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप बस एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। बाकी इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है, इस जो चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब वहां से जाकर भी आप प्लेलिस्ट को ओपन करके चेक कर सकते हो। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा, जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है, आपको बस सीक्वेंस में देखना है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में मैंने डिस्कस कर दिया है। बस आज की क्लास को शुरू करना बाकी। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। आइए, आपके पास जो क्वेश्चन है देखिएगा। आज का जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर हमारे हिसाब से 15वां क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके हिसाब से ये टॉपिक चल रहा है हिडन गुडविल का क्वेश्चन है हमारे हाथ में। तो हिडन गुडविल बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं असल में, है ना। हिडन गुडविल बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, बस 1 मिनट लगेगा समझाने में, आप बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लो कि A B C 3 पार्टनर है, 3:1 में रेशियो में हिस्सेदारी है इसकी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। मान लिया जाए कि इसमें से C रिटायर कर जाता है, तो आने वाले समय में यहाँ पर C 0 होगा, C होगा ही नहीं, और ये जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:2। मान लिया जाए कि ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ये नील कर गया। ठीक है, तो इसका जो शेयर था, देखिए ये अपनी जगह बनाने में समय लगता है, मेरी बात ध्यान से समझिए। शेयर बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है। तो C ने अपनी शेयर को, अपनी कुर्सी, ये कह सकते हैं कि अपना जो कुर्सी है ना, अपनी जो पकड़ है बिजनेस में, वो छोड़कर ही जा रहा है। ठीक है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है। आने वाले समय में बाकी चीजें तो इसको मिल जाएगी, जो जो इसने लगाया होगा, जैसे इसने कैपिटल लगाया होगा, रिजर्व में कुछ पैसे होंगे, प्रॉफिट में कुछ पैसे होंगे, ये सारी चीजें इसको बाकायदा दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो शेयर छूट रहा है इसका, इसके बदले में भी इसको कुछ पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, जिसका नाम गुडविल है। जिसका नाम क्या है? गुडविल। एज ए कंपनसेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। जो शेयर के कंपनसेशन के लिए, शेयर के कंपनसेशन के लिए, शेयर जो छूट रहा होता है रिटायरिंग पार्टनर का, उसके कंपनसेशन के लिए गुडविल का वैल्यू लगाया जाता है और वो गुडविल उसको पे किया जाता है। ठीक है, पे कौन करेगा भाई? तो C जा रहा है और C का शेयर जो लेगा, मान लो कि दोनों ने लिया है तो दोनों पे करेगा। मान लो कि अगर A ने लिया है तो A पे करेगा, B ने लिया है तो B पे करेगा। पे कैसे करेगा? तो बस कुछ नहीं करना है, आपके पास तीनों का अकाउंट है, जिसके अकाउंट से काटना है उसको डेबिट करना है, जिसके अकाउंट को देना है उसको क्रेडिट करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपको गुडविल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको हिसाब किताब दिया रहेगा। उससे आप पता कर सकते हो कि गुडविल का वैल्यू क्या बन रहा है। जैसे मान लिया जाए मैं ये कह रहा हूँ कि C का जो टोटल हिसाब बना, C का जो टोटल हिसाब बना वो बना भाई, मान लो कि C का टोटल ड्यू अमाउंट, ध्यान से समझना। और C मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो, 30,000। लेकिन फाइनल पेमेंट हमने इसको किया, फाइनल पेमेंट और C मान लो कि मैंने 40,000 पे किया। समझ रहे? तो टोटल हिसाब का मतलब जो बिजनेस में बैलेंस शीट में जितना भी पैसा था सबका हिसाब मैंने 30,000 करके दिया, लेकिन जब मैं उसको दिया तो 40,000 रुपया दिया।
आपको मालूम है कि इसमें क्या जुड़ा बाद में जाकर, इसमें जुड़ा है शेयर का कंपनसेशन मतलब गुडविल, ठीक है। शेयर का कंपनसेशन और गुडविल, आपने देखा होगा गुडविल को हमेशा वो बैलेंस शीट के बाहर लिखा रहता है एडजस्टमेंट के तौर पे, तो हिसाब करने के बाद हम लोग गुडविल भी देते हैं, इस बात को समझिएगा, गुडविल भी देते हैं। तो इसमें जो जुड़ा है वो गुडविल है, और आपको ये पता नहीं था, आपको गुडविल के बारे में नहीं जानकारी थी, लेकिन आपने यहां से निकाल लिया, यही हाइड किया हुआ है गुडविल, आपको नहीं पता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसमें गुडविल का वैल्यू चुकाया है बाद में, ठीक है। 30,000 टोटल हिसाब बना, लेकिन पेमेंट 40,000 किया, तो उसमें गुडविल कितना दिया, 30,000 टोटल हिसाब, 30,000 देके उसको फाइनल करना था, लेकिन उसने 40,000 रुपया दिया। तो शेयर हो सकता है उसने कहा होगा कि शेयर में बेच लूंगा, शेयर में आप लोग को दे देता हूं, आप उसके बदले में मुझे 10,000 रुपया कंपनसेशन दे दो, ठीक है। तो उसका वो गुडविल का वैल्यू, गुडविल को दिखाना वो भूल गया, लेकिन उसने अमाउंट हमको दिखा दिया। अमाउंट ये बताया कि हिसाब हमने टोटल किया था 30,000 का, लेकिन अब हिसाब फाइनली हमने उसको पेड किया 40,000 रुपया का। अब मुझे बताओ कि गुडविल कितना दिया, तो ये तो पहली वाली बात होगी भाई। तो इसमें क्या जुड़ता है, लास्ट में हम लोग गुडविल भी ऐड करके उसको देते हैं कंपनसेशन के तौर पे। तो आप ये बता सकते हो कि अगर विदाउट गुडविल टोटल 30,000 रुपया का हिसाब है और गुडविल लेकर टोटल 40,000 का हिसाब है, इसमें कितना 1,000 रुपया जो गुडविल का वैल्यू हिडन है, ठीक है, मतलब छुपा हुआ है या छिपा हुआ है। तो हिडन जो गुडविल हम लोग निकाल लेंगे, हिडन गुडविल वो हो जाएगा 40,000 माइनस 30,000, ठीक है। ये 10,000 आपका हिडन गुडविल। देखिए मैंने पहले कहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आप ये देखो कि सी का हिसाब कितना बना था, सी को फाइनल पेमेंट कितना किया गया, आपको पता चल जाएगा कि उसमें गुडविल कितना ऐड किया, विदाउट गुडविल हिसाब कितना हुआ, गुडविल लेकर उसको पेमेंट कितना किया गया, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ, आप उसे पढ़िए। हमारे अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 15 नंबर क्वेश्चन है। आपके बुक में कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। बस क्वेश्चन मिलाओ और पढ़ो, और क्वेश्चन ना भी मिला सको तो क्वेश्चन को नोट करना सबसे बेहतरीन तरीका है, नोट करके पढ़ो, ठीक है। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो। कहता है ललित, मोहित और नीतीश 4-3 के अनुपात में लाभानी बांटते थे। नीतीश फॉर्म से अवकाश नहीं करता है, 3 पार्टनर है, ललित है, मोहित है, नीतीश है। नीतीश फॉर्म से अवकाश लेता है मतलब रिटायरमेंट लेता है। उसकी पूंजी 1,50,000 थी। संचय एवं पुनर्मूल्यांकन में उसका हिस्सा, मतलब पूंजी उसका 30, देखिए पूंजी उसका 1,50,000 था, और जो रिजर्व में पैसे थे वो 20,000 थे, और जो लाभ में हिस्सा बना है उसका वो 30,000 बना है। तो फाइनली उसका टोटल हिसाब एज पर बैलेंस शीट, एज पर अकाउंटिंग कितना बन रहा है, तो 1,50,000 उधर कैपिटल वाला हिसाब, और ये 20,000 वाला हिसाब, और ये 30,000 वाला हिसाब। तो 1,50,000 में अगर 20 जोड़ दीजिएगा कितना बन जाएगा, 1,70,000। इधर 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 2 लाख रुपया। लेकिन ललित को पेड किया गया 2,21,000 रुपये। क्वेश्चन तो मुंह से बन गया, ठीक है। ललित को टोटल पेड किया गया 2,21,000 रुपया, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अमाउंट ड्यू ऑफ, आप ऐसे लिखिए, ड्यू अमाउंट ऑफ नीतीश चूंकि रिटायर किया है तो नीतीश का लिख देते हैं। नीतीश, हमको ज्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है इसमें। 1,50,000 रुपया प्लस में 20,000 रुपया और ऐड हुआ, प्लस में 30,000 रुपया और ऐड हुआ, ये किस चीज का पैसा ऐड हुआ, तो टोटल मिलाकर 2 लाख रुपया हिसाब बनता है। लेकिन फाइनल पेमेंट जो किया गया, फाइनल पेमेंट ऑफ नीतीश, ठीक है, ड्यू अमाउंट प्लस में गुडविल, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, अपने मन से लिखना है ना। आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन आपको समझ लेना है, ये गुडविल का वैल्यू इसमें लास्ट में ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो बताना मुझे कि ये टोटल वैल्यू कितने बन गए। तो भाई मेरे, आप बता सकते हो कि सर 2 लाख रुपया विदाउट गुडविल था, गुडविल वापस में ऐड किया लास्ट में, तो टोटल हिसाब बना 2,21,000 रुपया। तो भाई गुडविल कितना है, तो हिडन गुडविल का मतलब कुछ नहीं है, वही गुडविल है जो छुपा हुआ है, आपको नहीं दिया गया है, आप ये पता कर लो, ठीक है। बस आप ये पता कर लो। तो हिडन गुडविल आप कह सकते हो कि आपका जो कितना है भाई, तो 2,21,000 रुपया माइनस 2 लाख रुपया, कितना हो गया, 21,000 रुपया। कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल ये है कि ये 21,000 रुपया जो गुडविल है इसको देगा कौन, तो इसको देगा वो बंदा जिसने इसके शेयर को गेन किया होगा। तो गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि गेन रेशियो निकालने का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले रेशियो देखो क्या क्या है, रेशियो की स्थिति देख लो पहले, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है ये, मैंने आपको समझाया है। चलिए, तो आप सबसे पहले तो शेयर का हिसाब देखो। ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो ऑफ ललित
मोहित, नीतीश। आप पूरा नाम लिख देना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 3 4 3। इसमें से नीतीश चला गया है और आपको गेन रेशियो निकालना है ललित और मोहित का। तो न्यू रेशियो देखना होगा। गेन रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो पता करना पड़ता है कि न्यू रेशियो क्या है, तभी तो पता चलेगा कि उसने लिया कितना। तो न्यू रेशियो आपको नहीं दिया है, न्यू रेशियो नील है। गेन रेशियो निकालने का सूत्र होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो है ही नहीं, कहीं पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो न्यू रेशियो अगर 0 हो जाए तो गेन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो। हम मान लेंगे कि इसी रेशियो में इसने इसके शेयर को लिया है, तो यहाँ से आप नीतीश का शेयर हटा दो और गेन रेशियो ऑफ ललित और मोहित यहाँ लिख दो 4:3। और वो जो 21,000 रुपया है वो ललित में बांट दो 21,000 रुपया। हिस्सेदारी कैसे लगाते हैं पता है कि आपको, 4 3 7, टोटल 7 में 4 हिस्सा इसका, तो 7 तिया 21, 4 तिया 12। फिर से समझो इसको, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ललित इसको कितना देगा, तो टोटल 21,000 रुपया हिसाब है उसका, जो गुडविल उसको देना है। और टोटल 7 में 4 3 7, 4 3 7 में 4 हिस्सा, तो 7 में 4 हिस्सा, 7 तिया 21, 4 तिया 12। तो ये ललित देगा और नीतीश देगा इसको 21,000 रुपया, 3/7, 7 तिया 21, 3 तिया 9। देखो तो 12 9 21 हो जाता है क्या, जी हो जाता है। तो एक तो ये हो गया, ये आप नोट करोगे, ये आप नोट करोगे, जल्दी से इसको नोट कर दो वीडियो वॉच करके। अब मैं इसका जर्नल एंट्री कर दूंगा यहाँ पर मिटा के, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री इसका करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है तो पहले हम लोग इसका जर्नल करते हैं, कुछ बाद में बनाएंगे अगर कहेगा तो, लेकिन कम से कम जर्नल एंट्री करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री आप लिख दीजिए, 5 कॉलम खींचते हैं, हालांकि आप खींच लो 5 कॉलम, मैं ऐसे एंट्री कर दे रहा हूँ। तो देना किसको है भाई, एल और एम को देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ललित, जिसके अकाउंट से पैसा कटता है ना बच्चों, उसको डेबिट करते हैं। ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद नितिन, नीतीश नाम है भाई, नहीं ये मोहित है भाई, इसको मोहित अन कर दो। मोहित, नितिन तो रिटायर कर गया। मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना 12,000 और 9,000, ये दोनों के अकाउंट से डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि अकाउंट कहता है कि जिससे पैसा लेना है उसको डेबिट करो, जिसको देना है उसको क्रेडिट करो। जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा उसको डेबिट करना है, ठीक है, और जिसको देना है उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर नीतीश भाई को यहाँ दे दो नीतीश कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। 21,000 रुपया इसको दे दिया गया। तो ये हो गया हिडन गुडविल, निकाल लिया हमने। और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमाउंट थ्रो कैपिटल आप लिख सकते हो, एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टेड गुडविल अमाउंट, गुडविल अमाउंट थ्रो कैपिटल। आप मुझे बताओगे कि सर ये मुझे बताओ कि अगर इसको देना है ललित और मोहित को, नीतीश को पैसा देना है तो कैश दिखाओ। तो मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि जब तक कोई बंदा कैश पेमेंट नहीं करता है तब तक आप गुडविल का लेखा जोखा कहीं पर नहीं दिखा सकते हो। आप मान सकते हो कि ये हिसाब गुडविल का हो रहा है, कंपनसेशन का हो रहा है, लेकिन सारा हिसाब किताब आपको कैपिटल अकाउंट से ही करने पड़ेंगे, ये बात समझ लीजिए। इसके कैपिटल से हम ये पैसा काटेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ललित, नीतीश और मोहित का अकाउंट है, हम कैपिटल से अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। उसे नहीं कहेंगे कि तुम पैसा लेकर घर से आओ इसको देना, अरे भाई इसके अकाउंट में तो ऑलरेडी पैसे हैं, हम उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे। मान लो कि बैंक में अगर किसी को पैसा पे करना है, आपने उसको ऑर्डर दे रखा है कि मेरा LIC टाइम आएगा, मेरा इंस्टॉलमेंट टाइम आएगा, मुझे पे कर देना उसको, तो बैंक वाला आपको बुलाएगा नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट है उसके पास। बैंक वाले आपके अकाउंट से सीधे पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग भी एज ए अकाउंटेंट है, इसके अकाउंट से सीधे पैसा डेबिट करेंगे, इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये पावर है, हम अकाउंटेंट है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसका अकाउंट है तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, बात खत्म। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए, क्लियर। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको मैं फटाफट मिटा दूं। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताते रहिए कैसी चल रही पढ़ाई, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति 100% कभी नहीं होता है, कहीं कहीं कमी रह जाती है। तो कहाँ कमी आ रही है आप बताएं, और उस कमी को पूरा करने का काम आपका भी है, आप भी थोड़ा मेहनत करें। ऐसा नहीं अब वीडियो फ्री में ना देखा करो, कम से कम लाइक कर दिया करो, ठीक है। आइए
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे अकॉर्डिंग, बाकी आप देख ले रहे हैं क्वेश्चन आपके अकाउंट के किताब में कहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को नोट करके पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। शुरू करें। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है ये। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है, नामों को 3:5:3:2 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है। बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,000 रुपया, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड दिया है, एम्प्लॉयमेंट के प्रोविडेंट फंड है, तो इसमें नजर मत डालिएगा अभी फिलहाल 26,000 रुपया। और एबीसी का कैपिटल आपको दिया हुआ है। संपत्ति पक्ष में आपको कैश दिया है, ट्रैक्टर दिया है, स्टॉक दिया है, फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग दी है। अभी तक मुझे कुछ नया नजर नहीं आया कि कुछ करना भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बैलेंस शीट है, बाकी कुछ नहीं है, अभी कुछ करना है नहीं करना है, क्या हुआ है इस बैलेंस शीट के साथ, इस बिजनेस के साथ, ये हमको क्लियर नहीं है, तभी हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा है। इसी उसी तिथि को सी अवकाश ग्रहण कर लेता है और यह सहमति दिखाइए। यही से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई पार्टनर आएगा, कोई पार्टनर जाएगा, कोई पार्टनर मर जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने हाथ में कलम उठा लो, आपको काम करना पड़ेगा। अगर सीधे बैलेंस शीट दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन उसमें कुछ चेंज होगा तो स्वाभाविक है कि आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी के हिस्से की ख्याति 8,000 थी। सी के हिस्से का ख्याति 8,000 रुपया, मतलब आपको गुडविल निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। सीधे तौर पे आपको ये बता दिया गया है कि सी का टोटल जो गुडविल बना है उसके हिस्से का वो 8,000 रुपया है। बस आपको 8,000 रुपया सी के हिसाब में, सी के गुडविल के हिसाब में एज ए कंपनसेशन आपको देना है। बाकी अगर ये लिखा रहता है कि इसमें कि पूरे फॉर्म का गुडविल इतना है, सी का शेयर इतना है, तो आपको सी का शेयर निकालना पड़ता है। बाकी यहाँ पर निकाल कर आपको दिया है सी के हिस्से की ख्याति, लाइन को पढ़िए, सी के हिस्से की ख्याति मतलब सी का हिसाब करके उसका हिस्सा निकाल कर 8,000 रुपया आपको दिया है, ठीक है। तो आपको सीधे तौर पे गुडविल का हिसाब करना है, सी के अकाउंट में क्रेडिट करना है, जिस बंदे से लेना है उसको डेबिट करना है, उसको डेबिट करके सी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। ये समझ गए। तो ये एक काम हुआ। कंपनसेशन का काम अलग काम है, वो एक अलग ही काम है वो, ठीक है। तो सी को जो गुडविल देंगे वो एक अलग काम है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट हम उसे पे कर देंगे। इसके अलावा आपको दिया है संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों को 5% की दर से आयोजन करें। तो अगर किसी शिष्ट में कुछ कमी या वृद्धि होती है तो उसको हम डायरेक्ट पार्टनर को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। हमने आपको कई बार बताया है, पिछले वीडियो में बताया है, उससे पहले भी बताया है, उससे पहले जो चैप्टर चले हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी समय जब कोई पार्टनर आता है, जब कोई पार्टनर जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो बैलेंस शीट में शिष्ट है उसमें कोई कमी या वृद्धि होती है तो वो पैसा डायरेक्ट हम पार्टनर को नहीं देते हैं। पार्टनर को डायरेक्ट कौन कौन पैसा देते हैं, तो पार्टनर को डायरेक्ट देते हैं जो उसके कैपिटल से रिलेटेड रहता है। तो उसके कैपिटल का है वो कैपिटल हमने दे दिया। तो प्रॉफिट है तो वो डायरेक्ट जाएगा, वो हमने दे दिया। रिजर्व में कुछ पैसे रखे हैं वो डायरेक्ट जाएगा। लेकिन अगर एसेट और लायबिलिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो सबसे पहले वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर वहां से फाइनल कैलकुलेट होकर तब जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देनदार जो है वो आपका संपत्ति होता है, आपको पता है ना डेब्टर क्या होता है, संपत्ति होता है। अगर आपको नहीं पता है तो बैलेंस शीट में देखिए, देनदार आपका एसेट साइड में लिखा होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लेनदारों का मूल्यांकन पुस्तकीय मूल्य से 4,000 अधिक पर किया गया। भाई मेरे लेनदार एक कर्ज होता है, कर्ज का मूल्यांकन अगर जितना था उससे 4,000 ज्यादा पे करोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, सिंपल। तो एक तो ये संदिग्ध ऋण है, देनदार जिनके यहाँ मेरा पैसा बाकी है वहां मेरा 5% पैसा डूबने के चांसेस है, तो वो एक लॉस हो गया। दूसरा ये लॉस हो गया कि देनदार जिनका हमने ले रखा है, अर्थात जिनको हमें देना है, हम देंगे जिनको, वो 4,000 रुपया ज्यादा मांग रहा है, तो ये भी लॉस है भाई। तो दोनों हमारे लिए लॉस हो गया। तो एसेट और लायबिलिटी का जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट हम पार्टनर को नहीं देकर हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे और उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे। बाकी अगर सी जा रहा है तो सी का भी हिसाब हमको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सी जा रहा है तो सी का हिसाब क्लियर करना पड़ेगा, फाइनल हिसाब उसका देखना पड़ेगा। आपको कहा है कि सी के अवकाश ग्रहण करने पर उपरोक्त लेन देन के लिए जर्नल प्रविष्टि करें। अभी तक आपको क्या क्या दिखा है, आपको ये दिखा है कि सी को गुडविल देना है। दूसरा आपको ये दिखा कि सी कुछ संपत्ति है, एक संपत्ति है, एक लायबिलिटी है जिसमें कुछ कमी हुई है।
और एक में वृद्धि हुई है, उसका हिसाब हमको दिखाना पड़ेगा। 80 चूंकि ये जा रहा है बिजनेस छोड़ के, तो हम इसका फाइनल पेमेंट भी हमको दिखाना पड़ेगा। अब ये दिमाग में सेट कर लो कि कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसका फाइनल पेमेंट हमको शो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम पेड कर दे रहे हैं तो उसको पेड कर देंगे, अगर हम नहीं पेड कर पा रहे हैं पूरा पैसा तो हम उसका पैसा जो ड्यूज अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। ये कैसे करेंगे, बात की बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जर्नल प्रविष्टि करते हैं। जर्नल प्रविष्टि में क्या करते हैं, हम लोग सीधे अकाउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंट बनाना होता तो पार्ट बाय पार्ट हम काम करते, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, उसके पार्टनर्स करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। तो हम लोग जर्नल एंट्री में कॉमनली सब काम करते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें हैं, बेसिक डेटा एंट्री है जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन एक ही तरीके से लिखते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। कैपिटल वाला हिसाब अलग, रिवोल्यूशन वाला हिसाब अलग, बाकी अलग अलग हिसाब करके हम दिखाते हैं। लेकिन हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं तो सब एक साथ दिखाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमको दिखता जाएगा वैसे वैसे उसका एंट्री हम करते जाएंगे, ठीक है। तो हमको इस पूरे क्वेश्चन में हमारे लिए करने लायक कुछ नहीं है, हमारे लिए करने लायक कुछ नहीं है। बस एक हिसाब सी का जो गुडविल देना है वो एक हिसाब हो गया, दूसरा संपत्ति और लायबिलिटी में जो कमियां वृद्धि हुई है उसका एक हिसाब हो गया, और तीसरा इसमें कहा नहीं है लेकिन आपको करना पड़ेगा, सी का जो फाइनल पेमेंट है, चूंकि ये रिटायर कर रहा है तो रिटायर कर रहा है तो आपको फाइनल पेमेंट वहां पर शो करना पड़ेगा, या तो आप दो या उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर देने की बात नहीं है, तो आपके पास ये नैतिक जिम्मेदारी है किसी का हिसाब फाइनल करके आप उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, ताकि किसी का लोन बिजनेस में दिखता रहे, क्योंकि आपने उसको पेड नहीं किया है। लोन गायब मत कर दीजिएगा, सी का हिसाब गायब नहीं करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग सी के गुडविल का हिसाब किताब कर देते हैं। हम लोग जर्नल एंट्री सीधे पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। पहला जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं गुडविल का, ठीक है। गुडविल दिया गया है सी को, और देगा कौन, तो सबसे पहले तो गेन रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वर्किंग कर लेता हूँ, छोटा सा वर्किंग नोट ये मैं लिख देता हूँ, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी और सी। भाई ये 5:3:2, इसमें से सी रिटायर कर गया है, तो सी रिटायर कर गया है तो हमको गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। गेन रेशियो का सूत्र होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, होता है ना। ओहो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए, तो मैंने पुराने क्वेश्चन में भी ये गड़बड़ कर दिया है क्या, उसे ठीक कर लीजिएगा। तो आपके पास जो है, हाँ, न्यू रेशियो नहीं है, तो न्यू रेशियो जब नहीं है तो गेन रेशियो को हम लोग क्या मान लेंगे, ओल्ड रेशियो मान लेंगे, ठीक है। तो गेन रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, बात समझ में आ रही। तो गेन रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, सी को यहां से गायब कर दीजिए। गेन रेशियो इक्वल टू ऑफ ए और बी, चूंकि सी जा रहा है तो ए और बी उसका शेयर ले लेगा 5:3, ठीक है। तो ए कितना देगा 8,000 में, तो 8,000 में ए देगा 5। यहाँ पर जोड़ के देखो, 5×3=8 होता है, नीचे में 8 लिख दो, 8×1=8 मतलब 5,000 रुपये ये देगा। टोटल हिस्सा हो गया 5×3=8, 8 में 5 हिस्सा है इसका और 8 में 3 हिस्सा बी का, तो 8,000 में 3 हिस्सा देगा ये भाई, कितना देगा 8×1=8, 3,000 रुपया, ठीक है। ये बी देगा, ध्यान से देख लो, तो ये देगा और ये बी देगा। चलो, तो एक अकाउंट से काटते हैं पैसा, किसी भी अकाउंट से पैसा काटने के लिए उसको डेबिट करेंगे, है ना। और बी के कैपिटल से पैसा काट रहे हैं तो बी को डेबिट करेंगे, और 2 जिसको ट्रांसफर करना है सी के कैपिटल अकाउंट में, ये सब पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। जो कैपिटल अकाउंट का हिसाब है ना वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, इसको याद रखेंगे। इसको किसी और अकाउंट में ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसेट और लायबिलिटी का जो हिसाब किताब है, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका नरेशन लिख के बताया है कैसे एंट्री करना है, लिखना, ठीक है। तो सी गुडविल एडजस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू कैपिटल आप लिख लेंगे उसमें। फिर से मैं समझिए इस बात को, ये चीजें डायरेक्ट इसके कैपिटल से जाएंगे। लेकिन एसेट और लायबिलिटी का जो हिसाब किताब है वो पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट में करेंगे, उसके बाद हम पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एसेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ कहा है तो हम उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे, उसका हिसाब किताब हम लोग सबसे पहले करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में, उसके बाद पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एसेट और लायबिलिटी का हिसाब किताब में दिया है, संदिग्ध ऋणों को 5% की दर से आयोजन करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है, आपको पता है क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो होता है डीडी या डाउटफुल डेब्ट्स, वो लॉस होता है, मतलब आपका पैसा डूबने का चांस है, ठीक है। तो ये एक तरह का लॉस है। और जब लॉस का एंट्री करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में, ध्यान से समझना, रिवोल्यूशन अकाउंट में जब भी लॉस का एंट्री करेंगे, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। समझिए मेरी बात को, सभी लॉस का शेष डेबिट होता है,
सभी प्रॉफिट का शेष क्रेडिट होता है। तो लॉस का शेष अगर डेबिट होता है और उस डेबिट को हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब हम अगर अपनी जगह आपको देंगे तो आप मेरी जगह पे होंगे और हम आपकी जगह पे होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का को लॉस की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट को देंगे, मतलब अपने लॉस को अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो लॉस डेबिट में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। तो हम दूसरा एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब जितना लॉस आपको हो रहा है सबको ट्रांसफर करिए। ये लॉस ट्रांसफर हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में होने का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस को प्राप्त कर रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में होने का मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस लेके जा रहे हैं, डेबिट लॉस को शो कर रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है मतलब ये लॉस को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमको लॉस कहाँ कहाँ हुआ है? तो प्रोविजन फॉर डीडी में लॉस हुआ है, प्रोविजन फॉर डीडी नॉट फुल। इसके अलावा हमारा जो क्रेडिटर्स है उसमें वृद्धि हो गया है। वृद्धि का मतलब हो गया है उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है 4000 का, ठीक है। तो हमारा जो क्रेडिटर्स है उसमें वृद्धि हुआ है, क्रेडिटर्स 4000 का। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है? तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा। और इसमें देखना पड़ेगा कि देनदार है कितने का। तो देनदार है माय डियर 16000 का, और इसका 5% हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है। तो 16 5 80, 800 रुपया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो 800 रुपया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, और प्लस में आपका क्रेडिटर्स है। इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे अमाउंट 4000 दे रखा है, इसका 800 रुपया है, और ये फाइनल आपके पास 4800 रुपया लॉस हो गया, ठीक है। बीइंग में लिख दीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और डिक्रीज इंक्रीजमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? ये समझ गए? तो ये जो लॉस है ये ट्रांसफर हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, समझ रहे हैं? तो ये लॉस ट्रांसफर होकर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला गया, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है, क्योंकि लॉस ट्रांसफर हो रहा है। अगर प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट का शेष होता है क्रेडिट, और क्रेडिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में है क्या? इस क्वेश्चन में और किसी एसेट और लायबिलिटी के बारे में चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन एसेट और लायबिलिटी के बारे में चर्चा था उसमें सिर्फ लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट का एंट्री हम नहीं करेंगे। लेकिन इसको फाइनली पेमेंट तो करेंगे, फाइनली इसको ट्रांसफर तो करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो फाइनली जब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या है? लॉस है, और लॉस का शेष क्या है? डेबिट है। ध्यान, ट्रांसफर को समझिए। जो डेबिट है वो अगली बार क्रेडिट में चला जाएगा, जो क्रेडिट है अगली बार डेबिट में चला जाएगा, और जिसको उसकी जगह आना है वो उसकी जगह आ जाएगा। जैसे इसका शेष डेबिट होता है, लॉस का शेष डेबिट होता है, ये जो लॉस है ये डेबिट शेष में था, लेकिन इसको हमने ट्रांसफर किया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो इसके जगह पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया और ये खिसक के नीचे आ गया। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस है, ये डेबिट शेष में, अब इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, और ये खिसक के नीचे आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो समझिए, तो ट्रांसफर हम जब करेंगे तीनों को देंगे, किसको देंगे? तीनों को देंगे, क्योंकि सी भी इसमें हिस्से में शामिल है। तो यहाँ पर देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, समझ रहे हो क्या? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 4800, और आप इसको बांटेंगे रेशियो 5 3 2, 5 3 8 2 10, तो 4800 5/10 कितना हो जाएगा भाई? 0 8 5 40, 4 5 20, 4 24, ठीक है। फिर 4800 उन्हें 3/10, 0 8 3 24, गुना करके देख लो अपने से, 4 3 12 2 14। एक और है 4800, अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो भी समझने का प्रयास करिए, मैं बोल रहा हूँ अपने से कैलकुलेट कर दी। 48 गुना 96, 980 रुपये। तो भाई 2400 रुपया ये, 1440 ये, और 980 रुपया ये। आप इसको फटाफट नोट कर लो, मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि पूरी तरह दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे। हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए, क्या है कि सारा काम अकेले करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब क्या है, एक चीज बच गया है, एक चीज बच गया है, सी का हिसाब हमको दिखाना पड़ेगा। आप लिख लीजिए रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर। देखिए
यहाँ पर जो रेशियो हमको यूज करना है वो ओल्ड रेशियो यूज करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो रिवैल्यूएशन लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसको किसके अकाउंट में और किस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये पुरानी कमाई है, पुराना हिसाब है, जो संपत्ति चल रहा था, जो भी लायबिलिटी चल रहा था वो पुराने समय से चल रहा था, तो पुराना हिसाब है, पुराने रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे पुराने पार्टनर को। बहुत बड़ी चीज नहीं है डियर, अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसान है। ये जो ट्रांसफरेशन है इसको भी समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। ये लॉस है, ये लॉस है, देखने से ही लगता है कि लॉस है, हमारा कर्जा बढ़ गया है, हमारा जो संपत्ति है वो घट गया है, तो लॉस है। लॉस का सेस डेबिट होता है, आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लॉस का सेस डेबिट होता है और इसको ट्रांसफर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये अपनी जगह इसको दे देगा, तो ये डेबिट में आ जाएगा और ये क्रेडिट में आ जाएगा। बस दो ही चीज तो है, डेबिट और क्रेडिट। बाकी इसको फिर इसको ट्रांसफर करेंगे फाइनली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसकी जगह पर अब आ जाएगा पार्टनर डेबिट में और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में। बात खत्म। तो जिसका इसका प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, खत्म। ये अकाउंट बनाए और खत्म हो गया, और इसके जगह पे कौन आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि हमें सी का हिसाब किताब करके शो करना पड़ेगा, एक और एंट्री हमको करना पड़ेगा। एक एंट्री हमने कैपिटल गुडविल वाला किया, दूसरा एंट्री हमने रिवैल्यूएशन वाला किया। रिवैल्यूएशन में सिर्फ लॉस था, इसलिए एक ही एंट्री पे काम मेरा खत्म हो गया, और इस फाइनली लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल। इसमें प्रॉफिट होता तो एक एंट्री रिवैल्यूएशन का और होता, और उसका बैलेंस हम लोग करते। जैसे मान लो कि 800 रुपया प्रॉफिट में जाता, तो 800 रुपया इसमें से कटता और 4000 रुपया यहाँ ट्रांसफर होता। ठीक, समझ रहे मेरी बात को? क्वेश्चन को समझिए, बनाने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें सी का जो हिसाब करना है, सी का हिसाब भी हमको शो करना है भाई। तो सी का फाइनल हिसाब हम देख लेते हैं क्या है। इसको इस तरफ में मिटा दे रहा हूँ, यहाँ में रहने दे रहा हूँ। तो सी का फाइनल हिसाब हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना यार। सी को देख क्या रहे हो वो देख लो, सी से ले क्या रहे हो वो देख लो, ठीक है। कुछ है तो सी का फाइनल हिसाब आपको, सी को चूंकि पैसा आपने दिया नहीं है, उसको पेमेंट करना है लेकिन आपने किया नहीं है, तो आपको करना यह होगा कि सी का कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखकर, देखो सी का कैपिटल अकाउंट फिर से समझो, ट्रांसफर समझो। सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, सी से कैपिटल सी से क्रेडिट। अब उसको हमें ट्रांसफर कर देना है लोन अकाउंट में, क्योंकि सी अब रहा नहीं बिजनेस में, तो उसकी पूंजी भी नहीं रही, ठीक है। किसी को बिजनेस से निकाल दोगे तो उसकी पूंजी भी निकल गई, लेकिन उसका जो हिसाब है तुमने तो नहीं किया, तो उसका हिसाब पेमेंट नहीं किया, तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ दोगे, ठीक है। अब देखो सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट वाला कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है लोन में, तो सी अपनी जगह किसको देगा, लोन को देगा, ठीक है। और ये उठ के चलाएगा डेबिट में, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है। अब बीइंग कर देंगे, नरेशन लिखेंगे, सी बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल अकाउंट, सी ट्रांसफर टू सीज लोन अकाउंट। कुछ है, लेकिन हिसाब देखो बचा हुआ हिसाब कैसे करें, बहुत आसान है, कुछ नहीं, देख के कर दो क्या क्या हो रहा है। देखो सी के पास कितना पैसा था वो देखो, तो सी के पास भाई बैलेंस शीट में लिखा था 50,000 रुपये, और बाकी चीजें हिसाब तो यहाँ लिखा हुआ है। तो सी के पास था 50,000 रुपया बैलेंस में कैपिटल में, उसके बाद 8,000 का हमने गुडविल दिया, तो हो गया 58,000 रुपया, और उसके बाद ये लॉस हमने उसके अकाउंट से काटा, ठीक है। लॉस काटोगे ना कि लॉस दे दोगे उसको, तो ये हो जाएगा 58,000 हो गया। 58 में से आप काट लो, उसमें से 1,000 रुपया काट लोगे तो 57,120 रुपया होगा, और 40 गुना 96, यहाँ पर 960 रुपया होना चाहिए, 960 है, ठीक है जी। तो ये 5740 रुपया मेरे बच्चों ये यहाँ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी साथ में पढ़ता जा रहा हूँ। देखिए एक्स वाई जेड एक फॉर्म में सारे जा रहे हैं, आपको ऊपर में दिया है हेडिंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, सीधे सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। कुछ भी है दिया हुआ उसको छोड़ दो, गोली मार दो, ठीक है। अंदर में क्या है, बैलेंस शीट में क्या है, रिजर्व में क्या है, सबको छोड़ दो, सीधे वापस बाहर चले जाओ, देखो कि किसी संपत्ति और लायबिलिटी में कितनी परिवर्तन हुई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाते हैं, जो एसेट और लायबिलिटी में परिवर्तन होता है उसको दिखाते हैं। तो सीधे आप पूरे क्वेश्चन को छोड़ दो, कौन है कहाँ है नहीं है छोड़ दो, आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंटेंट को ढूंढो। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंटेंट में क्या क्या आता है, तो एसेट
एंड लायबिलिटी आता है, ठीक है, जिसमें जो चेंज होता है। तो एसेट में अगर चेंज क्या होगा तो ये प्लस होगा, और ये भी प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट प्लस होता है तो आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं, और ये प्लस होगा तो आपको लॉस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये आपके लिए लॉस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, होगा कि नहीं? सो बताओ, अगर कोई कर्ज आपका कम जा रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट की बात है ना, ठीक है। मान लो कि आपका पैसा मेरे ऊपर, मेरा पैसा आपके यहाँ 1000 रुपया ड्यूज है, हालांकि है नहीं, लेकिन मान लो 1000 रुपया ड्यूज है, और मैंने आपको कहा कि इसमें से 200 रुपया कम देना, आपके लिए प्रॉफिट है ना, ठीक है। बहुत ईजी है, एसेट बढ़ेगा प्रॉफिट होगा, एसेट घटेगा लॉस होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा, लायबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी। तो आपको सीधे एसेट और लायबिलिटी वाला कंटेंट ढूंढिए, एसेट और लायबिलिटी ढूंढिए। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, माइनस को छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए सीधे। कहता है इसी तिथि को वाई फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, जाने दीजिए। एक्स और जेड भविष्य के लाभ हानि को 3:1 में बांटेंगे, ये भी जाने दीजिए। हमको न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो से बनता है, ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, ये इसको भी गोली मारिए और जाने दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित समायोजन दिया हुआ है, विविध देनदारों में 1200 रुपये की राशि को अपलिखित करना है क्योंकि यह प्राप्त नहीं हुए हैं, 1200 रुपया नहीं हुए, ठीक है, 1200 रुपया प्राप्त नहीं हुए हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन हमने विविध देनदारों का समायोजन पहले से भी 800 रुपया कर रखा है, तो हमको 1200 तक लाना है उसको, तो 400 रुपया और हमारा रिसीट प्राप्त नहीं होगा। तो हमारा ये रिवैल्यूएशन वाला कंटेंट है, देनदार एसेट होता है, और एसेट के बारे में ये दिया हुआ है, जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंटेंट है, इसको पकड़ो और इसको एंट्री कर ही डालो। आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट खींचो। जब भी अकाउंट का फॉर्मेट खींचो, अपने कॉपी को सबसे पहले बीचों बीच आप इक्वल कर दो, बीचों बीच, ठीक है, एकदम बीचों बीच, हमारे बोर्ड पे ना हो, आपके पास स्केल होता है, कॉपी होता है, आप खींच डालो, ठीक है। ऊपर में लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख डाला। अब यहां पर लिखो, ठीक है, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। इसको हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर, ये होता है अमाउंट, ये होता है पार्टिकुलर, ये होता है अमाउंट, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, विविध देनदारों में शामिल 1200 रुपये की राशि अपलिखित करना है क्योंकि यह प्राप्त होने वाला नहीं है, तो एसेट से संबंधित ये इंफॉर्मेशन है। तो आप ये ढूंढ लो कि इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आप ये पता करो इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो पहले से 800 रुपया प्रोविजन दे रहे थे, अब पुराना प्रोविजन आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नया प्रोविजन कर रहे हो ना, तो आप देख लो बैलेंस शीट में, अगर कोई पुराना प्रोविजन हो तो उसका कंपैरिजन करो। आपके बैलेंस शीट में देखिएगा ध्यान से, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे जो आपको लिखा हुआ है डेब्टर्स, ध्यान से देखिए, मैं बैलेंस शीट का पूरा लिख दे रहा हूँ, 16,000 लिखा हुआ है, और इसमें लेस लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स 800 रुपया लिखा है, तब जाकर ये बनाया है 15,200 रुपया। इसका मतलब ये है कि प्रोविजन में 800 रुपया ऑलरेडी है, ऑलरेडी आप माइनस में लेके चल रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी आप माइनस में 800 रुपया घटा चुके हो, ठीक है। तो बार बार दोबारा थोड़ी घटाओगे, लेकिन अब फाइनली कह रहा है कि 1200 करो उसको, तो 800 रुपया तो ऑलरेडी हम घटा चुके हैं, ऐसा समझना, 800 रुपया तो ऑलरेडी हम उसमें से घटा चुके हैं, अब हमको उसको 1200 तक लाना है, तो हम इसमें से 400 रुपया और घटाएंगे, तो फाइनली हमको जो प्रोविजन को डीडी से हमको लॉस होगा, बैड डेट से लॉस होगा, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखना है, विविध देनदारों में शामिल 1200 रुपये की राशि अपलिखित करना है क्योंकि अब नहीं मिलेंगे, तो हम लिख देंगे बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। 1200 का कह रहा है, लेकिन 800 रुपया हम पहले से इसमें से घटा चुके हैं, देनदारों को प्रोविजन करके रखे हैं, 400 रुपया हमारा लॉस है, बाकी चीजें बता, ठीक है। अदर किसी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं, बस एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन दिखाए जाते हैं जो बढ़ते हैं या घटते हैं, ठीक है। आगे बढ़, समझ रहे मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध ऋणों के लिए वर्तमान दर से प्रावधान बनाए रखना है। एक तो ये डूब गया 400 रुपया आपका, समझ रहे मेरी बात को, और जिस रेट से अभी आपका पैसा डूब रहा था उस रेट से और प्रोविजन आप करते रहिए,
ठीक है। तो किस रेट से आपका पैसा डूब रहा था ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपका जो पैसा डूब रहा था मेरे बच्चों ध्यान से समझना, ये आप वर्किंग नोट कर लो कहीं पर, वर्किंग नोट करके लिख दो, रेट ऑफ डीडी डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो आपका जो रेट ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स है वो चेक करो किस रेट से डूब रहा था। आपने पुराने बैलेंस शीट में पहले आपने किस रेट से इसको इस पैसे को डुबाया है, ठीक है, मतलब प्रोविजन किया है। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखिएगा बेस देखना पड़ेगा आपको कितना में कितना हमने बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन कर रखा है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में लिखा हुआ था कि हमने 16,000 में, ध्यान से समझना, 16,000 में 800 रुपया हमने प्रोविजन कर रखा है। तो 16,000 में 800 रुपया कितना परसेंट है, ठीक है। 16,000 में 800 रुपया हमने प्रोविजन कर रखा है, ठीक है। 16,000 में 800 रुपया हमने प्रोविजन कर रखा है। तो 16,000 में ये 800 रुपया कितना परसेंट, 16,000 में 800 रुपया कितना परसेंट, ठीक है। तो इस 800 को ऊपर में लिखेंगे, 16,000 को नीचे में लिखेंगे। 16,000 में 800 बेस वैल्यू को नीचे रखते हैं, जो बढ़ता है या घटता है उसको ऊपर में रखते हैं। 16,000 में 800 और गुने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये परसेंटेज में चेंज हो जाए। तो आप काट सकते हो इसे, क्या इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, 80 को 16 से काट दो, 16 5 80, 5% के हिसाब से हर साल, ठीक है, ये डिप्रेशन प्रोविजन को बैड डेब्ट्स कर रहा था। अब कहता है उसी तरीके से अभी भी आप इसको जारी रखो। ये तो पैसा ये डूब गया, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो बैड डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स। एक तो ये पैसा डूब गया, ये फाइनली डूब गया, ठीक है, 1200 माइनस 800, 400 रुपये। और यहाँ कह रहा है कि आप फिर से प्रोविजन करो, डूबने के चांसेस है, प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेब्ट्स करो, मतलब और डूबेगा। तो अभी तक जो पैसे बचे हुए हैं उसमें 5% और आपको प्रोविजन करना है, ठीक है। तो रेट हमने निकाल लिया, कैसे निकाला, 16,000 ऊपर में 800 गुने 100, इसको कैलकुलेट किया, 5% आया। तो हमारे पास जो डेब्टर बचा हुआ है वो कितने का बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेब्टर था, जो फाइनली डेब्टर था 15,200 का था। 16,000 में से 800 रुपया हम पहले घटा चुके हैं, 15,200 का डेब्टर था जिसमें 400 रुपया अभी हमने घटाया, ठीक है। तो 15,200 में से 400 हमने घटा दिया और इसको घटाने के बाद 5% और लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14,800, ठीक है। तो 14,800 का 5%, 8 5 40 है ना, 4 5 20, 14 5 70 और 4 74, ठीक है, 740 रुपये और आपका प्रोविजन होना है। समझ रहे मेरी बात को? ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। एक बार फिर मैं समझाता हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के बारे में जहां तक सवाल है, ये कहता है 1200 रुपया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कर दो, क्योंकि 1200 रुपया नहीं मिलने वाला है, वो अब नहीं मिलेगा। तो 800 रुपया तो ऑलरेडी हम मानकर चल रहे थे मेरा पैसा डूब गया, डूबेगा। अब कहता है 1200 कर लो उसको, तो इसका मतलब यह है कि 1200 रुपया, 400 रुपया और हम उसको डुबाएंगे, ठीक है। तो 400 रुपया हमारा और लेस हो गया, फाइनली मेरा बैड 400 का है। उसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वैसे ही कर दो जैसे पहले चल रहा था। इसका मतलब यह है कि और 5% पैसे आपको नहीं आएगा। ये 5% कैसे हमको पता चला, तो हमने पुराना हिसाब देखा। पुराने हिसाब में मैंने ये देखा था कि 16,000 में से 800 रुपया इसने प्रोविजन करके रखा, तो 16,000 भागे 800, 800 भागे 16,000 मतलब 16,000 में 800, ये कैलकुलेट हमने किया। तो ये कैलकुलेट करने पर हमको 5% आया। तो अभी जो देनदार जितने का है, अभी देनदार जितने का है उसका 5% प्रोविजन भी करने हैं आपको। तो एक तो ये पैसा डूबा है, ऊपर से और प्रोविजन आपको करने हैं। तो 15,200 में से 400 रुपया, देखिए 15,200 पूरा था, पूरा हिसाब ही बता दे रहा हूं मैं। 800 में से 16,000 में से 800 रुपया ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो 15,200 था, इसमें से 400 रुपया और हमने माइनस किया, तो 14,800 आया। और 14,800 का 5% आपको करना है, तो 0 8 5 40, 14 5 70, 4 74, 740 रुपया आपका प्रोविजन है। क्लियर? चले आगे, अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आगे देखिए, 2-4 टॉपिक और बचे होंगे। स्टॉक को 1260 से घटाना है। स्टॉक को सीधे सीधे कहता है 1260 आपका घट गया है, आप स्टॉक को 1260 घटा लीजिए, यहाँ लिख दीजिए
टू स्टॉक 1260 और कुछ नहीं। आगे कहता है कि भूमि एवं भवन को 9800 से बढ़ाना है, तो बाय कर दीजिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को 9800 से बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाओगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाओगे। ये लॉस है इसलिए इसको डेबिट में दिखा रहे हैं, ये प्रॉफिट है इसलिए इसको क्रेडिट में दिखा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़िए। प्लांट एंड मशीनरी को घटाकर 34,000 करना है, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन में किया, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के एक एक रक को आप पकड़ लेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि घटाकर 34,000 किया गया। इसमें कहा था कि इतना से बढ़ाना है, इतना से घटाना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि घटाकर 34,000 किया गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 34,000 दिखा देंगे। भाई मेरे क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप पकड़ोगे ना, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो। इसमें कहता है घटाकर 34,000 किया गया, कितना घटा है ये नहीं बताया आपको, तो ये चेक करना पड़ेगा कि पहले क्या था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को घटाकर 34,000 किया गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले से कितना था, ठीक है। नहीं, प्लांट एंड मशीनरी को, तो प्लांट एंड मशीनरी को घटाकर 34,000 किया गया, और बैलेंस शीट में ये लिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी को 35,000। इसका बेसिक वैल्यू, मूल वैल्यू हमको कहाँ मिलेगा, तो बैलेंस शीट में। किसी भी चीज का मूल वैल्यू कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। किसी भी चीज के बारे में मूल इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का मतलब आपकी व्यवसाय की जो स्थिति है, जो भी स्थिति है वो बैलेंस शीट में शो करेगा। तो ये घटाकर 34,000 किया गया, तो कितना घटाया ये हमको नहीं पता है। प्लांट एंड मशीनरी जितना भी था उसको घटाते 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 लाकर 34,000 पे छोड़ा है, ठीक है। तो ये एक नया वैल्यू है, पहले से 35,000 था। इसमें क्या है, देखना पड़ेगा हमको कि पहले से कितना था। तो हमने बैलेंस शीट को जब ध्यान से देखा तो वहां देखा कि बैलेंस शीट में 35,000 रुपया है प्लांट एंड मशीनरी का, जिसको घटाकर 34,000 कर दिया गया। तो कितना घटा भाई मेरे, तो प्लांट एंड मशीनरी आपका घट गया 35 में से 34,000 माइनस करके चेक करना पड़ेगा कितने हजार घट गया, तो 1,000 रुपया। यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते। आगे कहता है विविध लेनदारों में शामिल 1600 रुपये की राशि अपलिखित कर दी क्योंकि अब नहीं चुकाना पड़ेगा। बल्ले बल्ले, बहुत अच्छे मजे की बात है भाई। 1600 रुपया हमको नहीं चुकाना पड़ेगा, लॉस है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है भाई। तो भाई क्रेडिटर्स हमको 1600 रुपया नहीं चुकाना पड़ेगा, 1600 रुपया हमको नहीं चुकाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको करना है इसका बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हम जानते हैं कि जिस साइड ज्यादा बड़ा होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करके, और जिधर कम है उधर बैलेंस लिखते हैं। तो दिखाओ, बताओ मुझे कम किधर है भाई। तो देखो इधर 9,000 है, 10,000 है, इधर कम ही नजर आ रहे हैं, तो बैलेंस इधर ही होगा। तो इसको लाओ उठा के जोड़ के, इसको घटाओ, जितना कम रहा है उसको लिख दो, ठीक है। तो देखो तो कितना हो रही है, 8। तो जगह लेंगे ना यहाँ पे बैलेंस लिखने के लिए, चले। तो 814 9 10 है कि 11,000, 11,400 सही है क्या, 11,400। तो भैया समझ रहे हो मेरी बात। तो 11,400 में तो भाई मेरे 400 हटा दो इसको, ठीक है। तो 11,000 बचेगा, 1,000 ये घटा दो तो 10,000 बचेगा, 1,000 ये घटा दो तो 9,000 बचेगा। और इसको ध्यान से देखना, ये दोनों मिलाकर 1,000 रुपया, 1,000 और घटा दोगे तो 8,000 बचेगा, ठीक है। 8,000 रुपया आपका प्रॉफिट है। क्या बात है, बहुत अच्छे, मजा आ गया। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बैलेंस लिख देंगे, जितना कम रहा था उतना हमने लिख दिया, और ये आपका प्रॉफिट है। ट्रांसफर टू ABC, और किस रेशियो में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट टोल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये पुरानी कहानी है, लंबे समय से आती हुई। तो जिस रेशियो में था हिसाब किताब उसी रेशियो में बांटेंगे भाई मेरे। तो पुराना हिसाब किताब था 5:3:2 में, तो 5:3:2 में बांटो इसको, 8,000 को 5:3:2 में बांटोगे। यहाँ लिख दूँ क्या, नहीं तुम लोग कचरा कर लोगे, नहीं करना, ठीक है। पहले तो इसको नोट कर लो, और इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो, मैं बांटता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं बांटता हूँ 5:3:2। आप चाहो तो इस रेशियो को यहाँ पर 100 भी कर सकते हो, 5:3 तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो ए का हिसाब हो जाएगा 8,000 गुने 5 भागे, देखो टोटल हिसाब किताब कितना है, 5×3=8 10, 8×5 40। बी हो जाएगा 8,000 गुने 3 भागे 10, 8×3 24। सी हो जाएगा
8000 गुने भागे 10 8 दूना 100, तो 4000 2400 1600। क्लियर? कुछ है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कुछ था इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है कि बैटर्स हुआ, पुराना हिसाब पुराना भी देखना। अगर ये कह रहा है कि 1200 रुपया तुम लिख दो, तो तुम ये देखो कि पहले से हमने कितना मानकर उसमें माइनस करके चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि 1200 डूब गया, लेकिन हम पहले से ही 800 रुपया माइनस करके चल रहे थे, तो हमको 400 रुपया ही ना माइनस करना पड़ेगा भाई मेरे। तो ओल्ड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करके देख लेना, न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देना अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन है। ठीक है, तो हमने देखा कि 400 रुपया और हमको यहाँ इस रिवोल्यूशन अकाउंट के अकॉर्डिंग हमको लॉस दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिर ये कहता है 400 रुपया तो डुबा दिया भैया, लेकिन फिर प्रोविजन कर लो 5%, हो सकता है और पैसे डूबेंगे आपके। ठीक है, तो अभी तक कितने बचे हुए थे देखना, 15,200 था, 16,000 में से 800 डूबा था, 15,200 था, 15,200 बेसिक वैल्यू था बचा हुआ बैलेंस शीट के अंदर में, उसमें से 400 रुपया और डुबा दिया हमने, तो 14,800 बचेगा। इसको घटाओगे, इसका 5% हमको यहाँ शो करना था। बाद बाकी कुछ है नहीं, बाद बाकी तो जैसे कहा है वैसे हमने लिख दिया। इसने कहा है बढ़ाया बढ़ा दिया, इसने कहा है इतना से घटाया घटा दिया, इसने कहा है कितना नहीं चुकाना पड़ेगा, बल्ले बल्ले हमको नहीं चुकाना पड़ेगा, प्रॉफिट की बात है हमने दिखा दिया। लेकिन यहाँ वाला मामला फंस सकता है, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, मैंने देखा। ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने आप को 30 मार्क खान समझते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़ना है। ये कहते हैं कि 34,000 घटा कर किया गया है, 34,000 नहीं घटाया है, 34,000 घटाकर किया गया है। तो आपको यहाँ पर पुराना वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि पहले कितना था। तो भाई मेरे पहले 35,000 था, 35,000 में से घटा 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 कर 34,000 किया गया, मतलब 1,000 घटाया। जितना घटाया उतने का ना लॉस होगा, ऐसे समझिए, जितना घटाया उतने का लॉस होगा, जितना बढ़ाया उतने का प्रॉफिट होगा। ठीक है, बस यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया। तो बताइए, कमेंट्स बॉक्स ओपन है, आप वीडियो को के बारे में बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हम आपके लिए मेहनत करते रहें। आप बताएंगे तभी तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंट के सारे टॉपिक मैं आपको समझा दूँ, मैं आपको क्लियर करके दूँ। ठीक है, और आपके पास ये रिकॉर्डर रहता है, इसको जितनी बार देखने का मन है देखिए और समझिए, और बेहतर मार्क्स लेकर आइए। हमारे चैनल का सहारा लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव भी मैंने पढ़ा रखा है, थ्योरी के भी क्लास ले रखे हैं। अकाउंट के 3 क्लास ऐसे हैं जो मास्टर क्लास है, आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपको अकाउंट में आपकी पेन नहीं रुकेगी। ठीक है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव मैंने बेसिक तौर पे मैंने सारे थ्योरी ऑब्जेक्टिव मैंने कवर किया। ठीक है, VVI है ना, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 के लिए, आप उतना पढ़ लेंगे तो आपके इनफ है। मात्र 3 घंटे का वीडियो है। ठीक है, मात्र 3 आवर्स आप खर्च करने अकाउंट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में। ठीक है, और 3 घंटे खर्च करके आप एग्जाम देने जाओ और मुझे आकर बताओ कि आपको वहाँ से कितने फायदे मिले। ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि 100% बन ही जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें अगर आप क्वेश्चन छोड़ते भी हैं तो उतना क्वेश्चन जरूर बना लेंगे उस सीरीज से जितना आपको बनाने हैं एग्जाम में। समझ रहे? ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, और अगले चैप्टर को, अगले वीडियो को मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई लोग वीडियो देख रहे हैं तो हम भी बनाएं, है ना। डिमांड जब आते हैं तभी तो सप्लाई बढ़ता है, तो आप डिमांड बढ़ाइए हमारा। ठीक है, वीडियो फिर हम सप्लाई भी बढ़ाएंगे, घबराइए बिल्कुल नहीं, हम पूरी मेहनत करते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमारी औकात है, जहाँ तक हमारी समझ है, हम अपने हिसाब से बहुत मेहनत करेंगे और करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।